अजीज़ नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से चंद अहम मौरूज़ी सवालात जो कि आपके इम्तिहान के हवाले से नहायत अहम है, जो कि आपके इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं। नाजरीन, इससे कबल मैंने आपको ये बताया था कि हिस्सा नज़्म से आपके इम्तिहान में 5 सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 सवालों के जवाब देने होते हैं। तो इस 2 सवाल के जवाब देने के लिए मैंने आपको हिस्सा नज़्म से 4 तफसीली सवालात के जवाब दिए हैं। उम्मीद है कि इसमें से आपका जो 2 सवाल जिसको आपको हल करना है वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो 4 आप याद रखिए। इंसान और बज़्म क़ुदरत, उसका फ़ाख्ता की आवाज़, उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली की रुबाई की तशरीह और जानिसार अख्तर के क़ते की तशरीह। ये 4 सवाल हिस्सा नज़्म से है। हिस्सा नज़्म यहाँ से आपका मुकम्मल होता है तफसीली सवाल के एतबार से। अब जो है मौरूज़ी सवालात बच गए हैं। तो मौरूज़ी सवालात में अल्लामा इक़बाल पे मौजूद है, हाली पर मौजूद है। उसके बाद आज हम लोग जो है फैज़ अहमद फैज़ पर देखेंगे, उसके बाद जानिसार अख्तर। इस तरह जो है हमारा हिस्सा नज़्म जो है मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। हिस्सा नस्र और हिस्सा नज़्म दोनों हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब जो है हम लोग इसके बाद जानिसार अख्तर को देखने के बाद जो है हिस्सा अफसाना जो है रैपिड रीडर उसे शुरू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से ज़रूर साझा करें ताकि वो भी इस्तिफ़ादा कर सके, उसकी भी तैयारी जारी रह सके। आप वीडियो के हवाले से अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर करें, कमेंट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके या मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। आइए शुरू करते हैं फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से चंद अहम मौरूज़ी सवालों जवाब को। पहला सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ का असल नाम क्या है? जवाब, फैज़ अहमद फैज़ का असल नाम फैज़ अहमद है। उसके बाद देखिए सवाल कि फ़ैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 13 फरवरी 1911 ईस्वी को सियालकोट पंजाब में हुई। ये सियालकोट, ये जो पंजाब है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी है। तो ये पंजाब वहाँ है और सियालकोट वहीं पे एक इलाका है। तो फैज़ अहमद फैज़ की जो पैदाइश है वो पाकिस्तान में है। इसको आप अपने ज़हन में रखें। पंजाब की वजह से आप कंफ्यूज ना हो जाए कि वो हिंदुस्तान में है, नहीं, पंजाब का आधा हिस्सा उधर भी है, मतलब पंजाब नाम से। तो उसकी पैदाइश पंजाब में सियालकोट में हुई है। अगला सवाल है कि फैज़ अहमद फैज़ की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो वफ़ात जो है फैज़ अहमद फैज़ की वफ़ात 20 नवंबर 1984 ईस्वी को लाहौर में हुई। ये भी पाकिस्तान में है, लाहौर का जो इलाका है वो भी पाकिस्तान में है। तो इसकी वफ़ात कब हुई है? 20 नवंबर 1984 ईस्वी को लाहौर में। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ के वालिद और वालिदा का नाम बताइए। तो फैज़ अहमद फैज़ के वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद ख़ान और वालिदा का नाम फ़ातिमा सुल्तान है। अच्छा, मैं आपको इजाफी कुछ मालूमात दे दूं कि फैज़ अहमद फैज़ के जो वालिद थे वो बैरिस्टर थे और इनको जो है खान बहादुर का खिताब भी मिला हुआ था फैज़ अहमद फैज़। तो कहीं कहीं इस तरह भी आप देखेंगे खान बहादुर सुल्तान मोहम्मद ख़ान या बैरिस्टर। तो बैरिस्टर भी थे, सुल्तान बहादुर खान बहादुर का खिताब भी मिला था और इनका नाम है सुल्तान मोहम्मद ख़ान। चलिए देखते हैं आगे। फैज़ अहमद फैज़ ने किस स्कूल में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की? तो फैज़ अहमद फैज़ ने स्कॉच मिशन हाई स्कूल में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। ये जो स्कॉच मिशन हाई स्कूल है ये पाकिस्तान में ही है और यही वो स्कूल है जहाँ अल्लामा इक़बाल ने भी तालीम हासिल की थी, स्कॉच मिशन हाई स्कूल में। तो इन दोनों में ये मुश्तरक बात है। बहरहाल इसके अलावा भी मुश्तरक बात है कुछ, दोनों में यकसानियत ये है कि अल्लामा इक़बाल की पैदाइश भी सियालकोट में हुई है और वफ़ात लाहौर में। इनकी भी पैदाइश सियालकोट और वफ़ात लाहौर में। इन्होंने भी इब्तदाई तालीम स्कॉच मिशन हाई स्कूल से हासिल की है। अल्लामा इक़बाल ने भी स्कॉच मिशन हाई स्कूल से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कि फैज़ अहमद फैज़ ने इंटरमीडिएट कहाँ से किया है? तो फैज़ अहमद फैज़ ने इंटरमीडिएट जो है वो मरे कॉलेज सियालकोट से, अंग्रेज़ी में इसको MURRAY लिखते हैं। तो मरे कॉलेज सियालकोट में है, वहाँ से इन्होंने अपना इंटरमीडिएट पास किया था। अगला सवाल देखिए, फैज़ अहमद फैज़ ने BA की तालीम कहाँ से हासिल की? तो फैज़ अहमद फैज़ ने BA की तालीम
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने बीए किया था अरबी में। किस मजमून में? इनका मतलब ऑनर्स जो था वो अरबी में था, अरबी लैंग्वेज में उन्होंने बीए किया था 1931 ईस्वी में। उसके बाद देखिए सवाल कि फैज़ अहमद फैज़ ने एमए की तालीम कहाँ से हासिल की। फैज़ अहमद फैज़ ने 2 मजमून में एमए किया है, 2 मजमून में। एक तो मतलब यानी कि 2 बार उन्होंने एमए किया है। फर्स्ट एमए उन्होंने अंग्रेज़ी में किया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। यहाँ जो लिखा हुआ है कि फैज़ अहमद फैज़ ने एमए अंग्रेज़ी की तालीम गवर्नमेंट लाहौर से हासिल की, तो इन्होंने पहले अंग्रेज़ी में किया एमए, उसके बाद इन्होंने फिर एक एमए किया जो कि अरबी लैंग्वेज में किया, और वो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से किया। तो इनकी 2 मजमून में एमए है, अंग्रेज़ी में और अरबी में, ये आप अपने ज़हन में रखें। आइए अगला देखिए, फैज़ ने किन कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, यानी कि किन किन कॉलेजों में इन्होंने पढ़ाया है, उस्ताद रहे। तो फैज़ ने MAO कॉलेज और हेली कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। इन्होंने फैज़ अहमद फैज़ जो है MAO कॉलेज जो कि अमृतसर में है, वहाँ पे वो 1935 ईस्वी में ये उस्ताद बनते हैं। 1935 से 40 तक वो वहाँ पे पढ़ाते हैं। उसके बाद वो हेली कॉलेज आ जाते हैं। हेली कॉलेज में वो 1940 में मुलाजिमत अख्तियार करते हैं और 42 तक वो पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो MAO कॉलेज, और जो MAO कॉलेज कहाँ है, अमृतसर में है, और हेली कॉलेज जो है वहाँ पे वो पढ़ाते हैं फैज़ अहमद फैज़। याद रहे कि फैज़ अहमद फैज़ ने कहाँ पे मुलाजिमत अख्तियार की थी, इस तरह से भी अगर आता है तो यहीं पे इन्होंने पढ़ाया था। अगला सवाल, फैज़ ने फ़ौज में मुलाजिमत कब अख्तियार की। तो फैज़ ने 1941 ईस्वी में फ़ौज की मुलाजिमत अख्तियार की। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैप्टन, कैप्टन ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि जिस वक्त इन्होंने फ़ौज में मुलाजिमत अख्तियार की थी तो उस वक्त उसको जो अहदा दिया गया था वो कैप्टन था। तो ये भी सवाल हो सकता है कि फैज़ अहमद फैज़ ने फ़ौज में किस अहदे पर मुलाजिमत अख्तियार की थी, तो कैप्टन। उसके बाद वो कैप्टन में 1941 ईस्वी में आ जाते हैं। याद रहे कब, 1941 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में वो तरक्की करके मेजर बन जाते हैं। इसी तरह 1944 में वो कर्नल, और 1947 ईस्वी में वो फ़ौज से इस्तीफ़ा दे देते हैं। इसी तरह फैज़ जो है फ़ौज की मुलाजिमत से कब इस्तीफ़ा देते हैं, तो 1947 में वो इस्तीफ़ा दे देते हैं कर्नल के अहदे पर। जिस वक्त वो इस्तीफ़ा दे रहे होते हैं उस वक्त इनका अहदा होता है कर्नल। सवाल है ये कि फैज़ ने किन अखबारात की इदारत की। तो फैज़ ने पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज़ की इदारत की। पाकिस्तान टाइम्स जो है वो अंग्रेज़ी अखबार है जिसकी उन्होंने इदारत की थी। तो ये भी सवाल है कि फैज़ अहमद फैज़ ने किस अंग्रेज़ी अखबार की इदारत की, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान टाइम्स की इदारत इन्होंने की थी। तो ये अखबारात हैं। इसके आगे अभी रिसाला भी आएगा, तो रिसाला और अखबार में फ़र्क है, इसे समझिए, इसे इस तरह याद रखिएगा। फैज़ ने किन रसाइल की इदारत की। अखबार की जमा अखबारात, उसी तरह रिसाला जो है, रिसाला की जमा रसाइल। तो किन रसाइल की इन्होंने इदारत की थी, मुदीर थे ये, तो अदब लतीफ़, लैलो नहार और लोटस की इदारत की थी। ये 3 रसाइल हैं जिसकी उन्होंने इदारत की थी। फैज़ ने जिस एफ्रो एशियाई अदीबों की कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदा अखबार की इदारत की थी उसका नाम बताइए। ताशकंद में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पे अफ्रीका के और एशिया के जो अदीब थे वो उसमें शामिल हुए थे, और वहाँ से एक रिसाला जारी किया गया था। उस रिसाले का नाम था लोटस, और लोटस के जो मुदीर बने थे वो फैज़ अहमद फैज़ बने थे। तो सवाल को इस तरह से घुमाया जा सकता है बहरहाल। तो इसलिए इस तरह से आपको इस अंदाज में दिया गया कि फैज़ ने जिसे फैज़ ने की थी इसकी इदारत। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। फैज़ को कब और किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो फैज़ को 9 मार्च 1951 ईस्वी को रावलपिंडी साजिश केस के तहत गिरफ्तार किया गया था। कब गिरफ्तार किया गया था, तो 9 मार्च 1951 ईस्वी को। किस केस के तहत, तो केस का नाम है रावलपिंडी साजिश केस। क्यों गिरफ्तार किया गया था ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया गया है कि लियाकत अली खान उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। उसकी हुकूमत
کے خلاف یہ سازش کر رہے تھے، اس کو ایسا لگ رہا تھا، اسی وجہ سے ان کو گرفتار کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اور بھی اردو کے کئی ادیب اور شاعر گرفتار کیے جاتے ہیں، جس میں ایک مشہور نام سجاد ظہیر کا بھی ہے. اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے کہ فیض کی رہائی کب ہوئی. یعنی کہ یہ پہلی بار گرفتار ہوئے تھے، یہ بھی یاد رہے، 9 مارچ 1951 کو پہلی بار گرفتار ہوئے تھے. اور اس کی رہائی جو ہے، فیض کی رہائی 1 اپریل 1956 کو ہوئی. فرسٹ ٹائم جب وہ گرفتار ہوتے ہیں 9 مارچ 1951 کو، تو اس کی رہائی ہو جاتی ہے 1 اپریل 1956 کو. اگلا سوال، فیض کو دوبارہ کب اور کس ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا؟ تو فیض کو دوبارہ 1958 کو سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، کب؟ تو 1958 میں. اور کس ایکٹ کے تحت؟ تو سیفٹی ایکٹ. فرسٹ میں کیا تھا 1951 کو. کس کیس کے تحت؟ تو راول پنڈی سازش کیس، کیونکہ وہ لوگ راول پنڈی میں بیٹھ کے وہاں پہ وہ لوگ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے راول پنڈی سازش کیس. اور دوسرا سیفٹی ایکٹ. اگلا سوال، 1958 میں تاشقند میں افرو ایشیائی ادیبوں کے کانفرنس میں فیض کس حیثیت سے شرکت کرتے ہیں؟ وہی جو لوٹس کے وہ مدیر بنتے ہیں، تو وہ جو کانفرنس ہے افرو ایشیائی ادیبوں کے، وہ تاشقند کا ہے، وہ آذربائیجان میں ہے. تو وہاں پہ وہ جاتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں. وہ ترقی پسند تحریک کے نمائندے کی حیثیت سے، یعنی ترقی پسند تحریک کے لیڈر کے طور پر وہ جاتے ہیں، ریپریزنٹیٹیو کے طور پر جاتے ہیں. اور وہاں پہ اس کے بعد یہاں سے جو ایک رسالہ نکالتے لوٹس، اس کی ادارت بھی کرتے ہیں. اور یہ کانفرنس کب ہوتا ہے؟ تو 1958 میں ہوتا ہے. اور کہاں؟ تو تاشقند میں. اگلا سوال، فیض کو لینن پیس پرائز سے کب اور کس نے نوازا؟ دیکھیے کس نے بھی ہے یہاں پہ. تو فیض کو لینن پیس پرائز سے 1963 میں روس نے نوازا تھا. لینن کا تعارف روس سے ہے، یاد رکھیے، تعلق جو ہے وہ روس سے ہے. اور روس کی حکومت نے ہی ان کو فیض احمد فیض کو لینن پیس پرائز سے نوازا تھا. کہیں کہیں پہ 1962 بھی ہے اور کہیں 63 بھی ہے، لیکن جو مغربی بنگال بورڈ ہے وہ 1963 ہی مانتی ہے، اس لیے آپ 1963 مان کے چلیں. کہیں 62 بھی اگر آپ دیکھیں تو کنفیوژن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کنفیوژن میں 1963 آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا. اگلا سوال ہے کہ فیض کے 2 شعری مجموعوں کے نام لکھیے جو جیل کی پیداوار ہیں. یعنی کہ اس کو جو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو وہ جیل میں جا کر کے 2 شعری مجموعہ لکھتے ہیں، ان کے نام لکھیے. تو دست صبا اور زندہ نامہ جیل کی پیداوار ہے. 2 شعری مجموعے، یہاں سے آپ شعری مجموعے بھی یاد کر لیں، اور یہ جیل کی پیداوار یہ بھی، دست صبا اور زندہ نامہ. اگلا سوال، کل کتنے شعری مجموعے فیض کی زندگی میں شائع ہوئے؟ کل کتنے؟ یعنی جب وہ حیات سے تھے تو کل 7 شعری مجموعے فیض کی زندگی میں شائع ہوئے. جب وہ حیات سے تھے تو 7 شعری مجموعے شائع ہوتے ہیں. اور ان 7 کو ایک جگہ جمع کر کے، اس کو کلیات کہہ سکتے ہیں کہ تمام مجموعوں کو ایک جگہ جمع کر کے شائع کرتے ہیں. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ کلیات جو ہے اسی کے نام پہ کلیات فیض اس طرح سے نام رکھتے ہیں، لیکن اس کا نام وہ بدل کر کے رکھتے ہیں نسخہ ہائے وفا. ٹھیک ہے، تو نسخہ ہائے وفا میں اس کے کل 7 شعری مجموعے شامل ہیں نسخہ ہائے وفا میں. تو سوال ہو سکتا ہے کہ نسخہ ہائے وفا کیا ہے؟ تو آپ لکھیں گے کہ نسخہ ہائے وفا فیض احمد فیض کل 7 شعری مجموعوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال، پہلے آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ جو 7 شعری مجموعے کیا کیا ہے. تو نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہسنگ، سرے وادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر. آپ یہ 7 شعری مجموعوں کے نام یاد رکھیے. یہ 7 ان کی کتاب بھی ہیں. شعری مجموعہ سے مراد کتاب ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. چونکہ شاعری ہے اس میں، اس لیے شعری مجموعہ کہتے ہیں ہم لوگ. تو یہ 7 شعری مجموعہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دے کر کے پوچھے کہ یہ کس کی کتاب ہے یا کس کا شعری مجموعہ ہے، تو اس وقت آپ پھر پھنس جائیں گے. اس لیے آپ کیا کریں کہ 7 کو یاد رکھ لیں، اور ان 7 کو ایک جگہ جمع کر کے جو شائع کیے ہیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ نسخہ ہے وفا. ٹھیک ہے. اگلا سوال دیکھیے، فیض کی نثری تصانیف کے نام لکھیے. وہ اب شعری دیکھ چکے تھے آپ، شعری کتابوں کے نام یا شعری تصانیف. تصنیف کے معنی ہی تخلیق ہے، وہ جو خود لکھتے ہیں اس کو تصنیف بھی کہتے ہیں، یا کتاب بول سکتے ہیں آپ، مجموعہ بول سکتے ہیں. تو نثری جو تصانیف ہے، نثری کتابوں کے نام، تو ایک تو میزان ہے، اس کے بعد سلیبیں میرے دریچے میں، متاع لوح قلم، کیوبا. میزان جو ہے وہ ان کے تنقیدی اور تحقیقی مضامین وغیرہ جو ہے وہ اس میں شائع کیے تھے، میزان جمع کر کے. اس کے بعد سلیبیں میرے دریچے میں، یہ سلیبیں جو ہے وہ
इनके खतूत का मजमुआ जो कि गालिबन 1972 ईस्वी में मंजर आम पर आई थी ये किताब। तो सलीमे मेरे दरीचे में, उसके बाद मताए लोह कलम मज़ामिन का ये मजमुआ है, उसके बाद क्यूबा सफ़रनामा है। तो ये 4 जो है उनके नसरी किताब हैं, मेज़ान, सलीमे मेरे दरीचे में, मताए लोह कलम और क्यूबा, ये 4 अपने जहन में रखें। अगला सवाल, फैज़ की मशहूर नज़मों के नाम लिखिए। तो देखिए मशहूर नज़मों के नाम लिखिए, इस तरह तो नहीं आएगा सवाल आएगा कि फैज़ अहमद फैज़ की 2 नज़मों के नाम बताइए, या सवाल ये हो सकता है कि ये नज़्म, कोई एक नज़्म का नाम फैज़ से, और ये पूछा जाएगा कि ये नज़्म किस शायर की तख्लीक है। तो इसलिए आपको मुकम्मल ये जो मशहूर नज़्म है ये याद करने की ज़रूरत है, कोई भी एक पूछ सकते हैं। तो नज़मों के नाम देखिए, एक नज़्म तो आपके निसाब में ही शामिल है, दर्द आएगा दबे पाँव। इसके अलावा तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुलाकात, शीशों का मसीहा कोई नहीं, जिंदा की एक शाम, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग, कहाँ जाओगे और हम जो तारीक राहों में मारे गए। कहाँ जाओगे एक अलग है और हम जो तारीक राहों में मारे गए ये अलग है। तो ये चंद मशहूर नज़में हैं फैज़ अहमद फैज़ की, बहुत मशहूर, जो कि आपके इम्तिहान में आने की गुंजाइश है। नाजरीन, आपने देखा फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से चंद निहायत अहम मौरूज़ी सवाल जवाब को, जो कि आपके इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो निसाबी हो या मुकाबला जाती इम्तिहान हो। तो इसे आप अच्छे से याद कर लें ताकि आपके इम्तिहान में जब ये सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकें। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों अहबाब से साझा करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा कर सके। वीडियो के हवाले से अपनी पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इज़हार ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो या मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। नाज़रीन, अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।